तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूं। टॉपिक मेंशन है ऊपर, ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। क्लमजी एरिया है, लोग इसमें उलझते हैं काफी ज्यादा। कौन से मेटल पेरोक्साइड्स बनाएंगे, कौन सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनाएगा, कलर उसका क्या आएगा, डायामैग्नेटिक होने के बावजूद कलर हो जाता है। और कभी कभी लोग ऐसे ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स एल्कली मेटल वगैरह के देखते हैं, जैसे लाइक Rb6O, Rb9O2, ये सब टाइप का लोग फॉर्मूला देखते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं ये सब मेटल ऑक्साइड्स कहां से आ रहा है। इस तरीके के बहुत CS4O, CS6O, CS7O, CSO, ये सब ऑक्साइड्स कहां से आया। तो एक्चुअली आज का जो अपना एरिया है यही एरिया है। इसमें हम लोग कह लीजिए तो सिस्कियो ऑक्साइड और सब ऑक्साइड्स को भी थोड़ा बहुत डील करेंगे। एल्कली मेटल में सिस्कियो ऑक्साइड और सब ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट अचानक से कहां आ जाता, वो भी डील होगा। कौन से सुपर ऑक्साइड्स रूम टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बन सकते हैं या नहीं, ये भी डील होगी। हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, स्पेस में लोग एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह जो होते हैं, ये ब्रीदिंग एपरेटस में ऑक्सीजन का सोर्स क्या रखते हैं, ये भी डिस्कशन होगी। सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये भी डिस्कशन करना है। ऑक्साइड्स के थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये भी डिस्कशन। एयर को प्यूरिफाई करने के लिए एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट जब ज्यादा हो तो किस तरीके से पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स यूजफुल होता है, ये भी डिस्कस करना। मतलब कुल मिलाकर के आज का एरिया एक बड़ा एरिया है, काफी बड़ा एरिया है और ये लिटरली S ब्लॉक से ज्यादा है। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि पेरोक्साइड्स के हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, एक CrO5, उसके बारे में जिक्र करूंगा, और एक K3CrO8, वो भी जिक्र करूंगा। तो वीडियो पर बने रहना हम लोगों को। शुरू करते हैं आज की लड़ाई, प्लीज आइए। सबसे पहले ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की बात है तो, और डिकम्पोजिशन वगैरह तो सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। आपका जो मेटल है, अगर आपने मेटल को ऑक्सीजन से, पेज नंबर 1, रिएक्शन करवाया तो जो बन सकता है वो चीजें हैं मेटल की ऑक्साइड्स। अच्छे से देखेंगे, अभी ये आर्बिट्रेरी मेटल है, कोई ऐसा नहीं कि एस ब्लॉक का पर्टिकुलर है, किसी ब्लॉक का हो सकता है। पेरोक्साइड और दोस्त सुपर ऑक्साइड, ठीक है। कहानी ये है, अच्छे से आप सीखें, कहानी ये है कि जितना पोलराइजेशन उस मेटल आयन का उस कंबाइंड ऑक्साइड में कम होगा, उतना ही सुपर ऑक्साइड के तरफ फॉर्मेशन फेवरेबल होगा, और जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना ही ऑक्साइड के तरफ फेवरेबल होगा। क्या बोला हमने? फॉर्मेशन is favorable with less polarizing metals। सही है। जैसे S ब्लॉक मेटल्स, S ब्लॉक मेटल्स में भी आप बेरिलियम, मैग्नीशियम को तो काट ही ले, इन दोनों की तो पोलराइजिंग एबिलिटी अच्छी होती है। और हमने बोला दोस्त, फॉर्मेशन फेवरेबल है फॉर्मेशन इज फेवरेबल विथ मोर पोलराइजिंग मेटल्स। अगर मेटल की पोलराइजिंग एबिलिटी अच्छी खासी हो तो फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होगा ऑक्साइड की तरफ। जैसे P ब्लॉक मेटल्स, D ब्लॉक मेटल्स और F ब्लॉक मेटल्स, इन सब की पोलराइजिंग एबिलिटी
अच्छी होगी ऑक्साइड के फॉर्म में, तो उस समय में ऑक्साइड का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होगा, और पोलराइजिंग एबिलिटी कम होगी तो पेरोक्साइड, और कम होगी तो सुपर ऑक्साइड। अगले आगे पॉइंट आइए। इसके अलावे प्लस मेटल सब ऑक्साइड्स भी होते हैं, और मेटल के सिस्क्यू ऑक्साइड्स भी होते हैं। अच्छे से आप सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्साइड्स पेरोक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, इसके अलावे और भी टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल सब ऑक्साइड्स, मेटल सिस्क्यू ऑक्साइड्स भी होते हैं। मैं हर किसी में पहले एक एक एग्जांपल लिख देता हूं, फिर बाद में हम लोग चीजों को अच्छे से देखेंगे भी। जैसे आ जाओ, मैं एग्जांपल का लिख देता हूं। जैसे मान लो कि एक ऑक्साइड का एग्जांपल लिख लो, यहां पे ही मैं लिख रहा हूं ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, MgO, कुछ और लिख लो, लिखना है ZnO वगैरह वगैरह। पेरोक्साइड का कोई एक एग्जांपल लिख लो, एक दो एग्जांपल इस तरह से बस लिखना है, कुछ भी, Na2O2, ठीक है। सुपर ऑक्साइड का भी एक एग्जांपल लिख लो, KO2, CSO2। पेरोक्साइड में और लिखना है तो लिख लो BaO2। चलो, सब ऑक्साइड में भी एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, सब ऑक्साइड में भी दो एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मेटल हमने लिया है तो मेटल का लिखना है ना, RB, हाँ RB से ही लिखो, RB9O, चलो 7 पहले लिखता हूं, RB6O, RB9O2, समझ रहे हो, वगैरह वगैरह। चलो सिस्क्यू ऑक्साइड्स भी लिखता हूं मैं अच्छे से, एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे आपको सब क्लियर होगा, परेशान ना हो। Al2O3, ठीक है। जैसे और ले लो क्या, La2O3 वगैरह वगैरह। तो चलो खैर, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमने ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखा कि मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, बहुत इत्मीनान से सीखेंगे। ये लेक्चर कोई मामूली लेक्चर नहीं है, बड़ी लेक्चर है, और बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे कंफ्यूजन वगैरह भी आपके दूर होंगे। मैं हमेशा करते आया हूं इनऑर्गेनिक में, ये लेक्चर तो कुछ खास रूप से होगा। तो मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद जो हमारा पॉइंट है जो बनेगा वो क्या बनेगा, या तो ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। लेकिन हमने बोला इसके अलावे कुछ मेटल सब ऑक्साइड्स भी बनाते हैं और कुछ मेटल सिस्क्यू ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। हमने एक दो एग्जांपल लिखा, अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं जिक्र करूंगा। अब अगर मैं पहले इन तीनों पर अगर फोकस हूं, इन दोनों को छोड़ दूं, क्योंकि क्यों छोड़ रहा हूं अच्छे से देखें, क्योंकि ये जो सब ऑक्साइड है और ये जो सिस्क्यू ऑक्साइड है, एक्चुअली ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें दोस्त, अच्छे से देखिए क्या मैंने बोला, विथ रिस्पेक्ट टू अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो तीन ही तरह के आपके ऑक्साइड्स बनते हैं। एक नॉर्मल ऑक्साइड्स, अब समझ में आई होंगी चीजें, और दूसरा पेरोक्साइड, और तीसरा सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? O2 माइनस। क्या बोला? एक्चुअली जो मेटल के सब ऑक्साइड हैं और जो सिस्क्यू ऑक्साइड है, ये दोनों भले ही अटपटे चीज जो भी हो, लेकिन ये दोनों अल्टीमेटली नॉर्मल ऑक्साइड है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेटस में ऑक्सीजन की -2, ठीक है। बस थोड़े से डिफरेंट जो है ऑक्साइड से, वो है पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अगर देख लें अपन, तो तीन ही तरह के ऑक्साइड्स हम रेफरेंस में लेंगे, एक नॉर्मल ऑक्साइड, एक पेरोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड। उन दोनों को की कैटेगरी नॉर्मल ऑक्साइड में ही दूसरी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है वो बाद में डिस्कस होगी। अब आ जाइए,
अब मैं क्लियर लिखूं, चूंकि हमने बोला है कि पोलराइजिंग एबिलिटी जितनी कम होगी उतना पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। इसको थर्मोडायनेमिकली भी समझना जरूरी है, क्यों होगा ऐसा फेवरेबल, मैं समझाऊंगा। फिलहाल तो पोलराइजिंग एबिलिटी एस ब्लॉक की कम होती है, इसीलिए हमने ये लिखा। तो चलो मैं यहां पे अब स्पष्ट लिख रहा हूं, सो विथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से देखोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन only S block metals can form, अच्छे से देखें, can form peroxides और superoxides, peroxides और superoxides। क्या बोला दोस्त हमने बोला जब आप मेटल का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाएंगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो सिर्फ एस ब्लॉक मेटल ही होंगे जो पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ एस ब्लॉक मेटल ही पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मैंने बोला कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से सिर्फ एस ब्लॉक मेटल ही पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है? दूसरे मेटल भी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेटल और ऑक्सीजन से नहीं, किसी और तरीके से बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि मेटल का पेरोक्साइड वाला वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कंपाउंड होता है, और भी दूसरे भी होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल के पेरोक्साइड्स। क्लियर है? मैं उस एग्जाम्पल को आपको डिस्कस करके दिखाता हूं, पहले अच्छे से सीखें। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में हम लोग मजेदार तरीके से और चीजों को इलैबोरेट करते हैं। हमने इस पेज में क्या बोला? हमने इस पेज में इंट्रोडक्शन के तौर पे बोला, मेटल का जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, लेकिन और भी चीजें बनती हैं। वो क्या बनती हैं? सब ऑक्साइड्स एंड सिस्क्यू ऑक्साइड्स। हमने एक दो एग्जांपल लिखा सब ऑक्साइड और सिस्क्यू ऑक्साइड्स में। सब ऑक्साइड्स में हमने लिखा Rb6, Rb9, O2, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि ये दोनों जो सब ऑक्साइड और सिस्क्यू ऑक्साइड है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से इसमें ऑक्साइड ही है। अब कहां से वो ऑक्साइड है, किस तरह से, वो आगे का मसला है, लेकिन है वो ऑक्साइड ही। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं तो हमने बोला कि तीन ही तरीके इस तरीके से ऑक्साइड को क्लासिफाई करेंगे, नॉर्मल, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? -12। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में मैं आपको लाता हूं और नई नई चीजें यहां पे दिखाता हूं। बस वीडियो पर बने रहें, प्लीज स्क्रीनशॉट। जी आइए, इस पेज में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अच्छे से आप बने, वीडियो पर देखें। किन्हीं का डाउट है, मैं देख पा रहा हूं कि सर अगर सब ऑक्साइड, सिस्क्यू ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड ही है तो उसे अलग से क्यों? ठीक है, इसीलिए अलग से क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज डिफरेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज वो ऑक्साइड ही है, ऑक्साइड में ही रेशियो के हिसाब से वो अलग है, बस इसीलिए हमने उसको अलग किया। टाइप में वो 3 है, हालांकि एक चौथा टाइप भी हम लोग बोलते हैं, बट उसको ऑक्साइड हम लोग नहीं बोलते, नाम में वो ऑक्साइड नहीं आता, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। फिर से मैं रिपीट करूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड के नाम पे ये 3 है। और एक जो है, अच्छे सीखेंगे, एक जो है वो सब ऑक्साइड और सिस्क्यू ऑक्साइड, ये दो जो है ये लोग है नॉर्मल ऑक्साइड ही। अलग लिखने का ये पॉइंट है ना, उसमें रेशियो, मेटल कटायन अनायन का रेशियो की वजह से वो अलग अलग चीजें बनती है, तो उसको हमने अलग कर दिया। है वो ट्रू ऑक्साइड, एकदम क्लियर ऑक्साइड है, जैसे पेरोक्साइड क्लियर ऑक्साइड नहीं है, -2 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है। लेकिन आप जो अगर ये कंपाउंड मैंने बोला कि ये Rb6O लो, मैंने ये कंपाउंड बोला तो आप समझ लें, मैंने अगर ये कंपाउंड बोला कि Rb6O लो, तो ऐसा दिमाग में कुछ नहीं लाया कि इसमें पता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट रबिडियम का क्या होगा और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा। एकदम क्लियर है, रबिडियम +1 ही होगा और -2 ही होगा।
तो डिफरेंस कहां है? ये रेशियो में गड़बड़ी है, दोनों के रेशियो में गड़बड़ी है, जिसके वजह से कि ये सब ऑक्साइड कंपाउंड हुआ। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा। हां, बातचीत के दौरान एक चीज दिमाग में आ गया, जहन में आ गई, तो मैं वो चीजें भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या? एक और तरह के ऑक्साइड हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से, लेकिन चूंकि वो ऑक्साइड नहीं है तो हमने नहीं लिखा उसको, बट डिस्कशन के दौरान बातें आ गई तो मैं चलो जिक्र कर भी देता हूं। ओजोनाइड आपने सुना होगा। ओजोनाइड ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि हमने जो पीछे टाइप लिखा वो ये लिखा कि मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ओजोनाइड जो बनता है वो मेटल का ओजोन से रिएक्शन। क्लियर है मैंने क्या बोला? डाउट्स आपके वेलकम है, आप पूछते जाएं अगर दिमाग में कुछ आएगा। सर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड के पैराडाया पे आप जानना चाहते हैं, डेफिनेटली वो मैं डिस्कस कर दूंगा। और किसी ने डाउट पूछा है कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, चलिए आइए आइए ध्यान दीजिए। मैंने बोला ऑल्सो मेटल ओजोनाइड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, चलो मैं इसको घेर के यहां पे, चूंकि ये ऑक्साइड एरिया से बाहर वाली चीज है इसीलिए मैं इसको यहां घेर ही देता हूं। मेटल ओजोनाइड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसकी बात हो रही है दोस्त? ओजोनाइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, बट they are not the product of metal oxygen metal O2 कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने वहां पे दोस्त नहीं लिखा था। बाद बाकी ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से तीसरी अलग चीज है। जैसे मैं बताता हूं, मेटल प्लस O3 अगर आप करें तो आप M प्लस MO3 माइनस, मतलब प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं कैसा हुआ? MO3 होल M, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, इसको आप ओजोनाइड बोलते हैं। तो आपके ओजोन ने, अच्छे से देखिए, आपके ओजोन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये आपका ओजोन है, ये रेजोनेंस से आपका दोनों इक्विवेलेंट है और बॉन्ड लेंथ A एंड B इक्वल है। ओजोन की बॉन्ड एंगल याद रहनी चाहिए 116.8, ये याद रहना चाहिए। ओजोन की बॉन्ड एंगल काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और देखो सारे पेयर्ड हैं, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है। O3 इज जस्ट डायामैग्नेटिक। तो आप जब O3 में एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे और O3 माइनस बनाएंगे तो डेफिनेटली ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये अनपेयर्ड जहां भी आएगा तो एक अनपेयर्ड के साथ आ जाएगा, और इसी को आप क्या बोलते हैं दोस्त? ओजोनाइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, जैसे आप यहां पर मेटल, ध्यान से, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम भी हटा लीजिए, आप पोटेशियम से शुरू कीजिए, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम। ध्यान से, अगर आप इस मेटल को ओजोन में डाल के बर्न करेंगे, बर्निंग, ठीक है दोस्त, तो ये ओजोनाइड बना लेंगे, KO3, RbO3, CSO3। ध्यान से सुने, अच्छे से देखें आप, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से तीन ही ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। फिर हमने बोला एक चीज ओजोनाइड है ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से, लेकिन तो साफ है ना ये ऑक्साइड नहीं है। क्यों? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया था पिछले पेज में, फर्स्ट पेज में M प्लस O2 लिखा था, आप याद करो। और ये O2 नहीं, O3 के कॉम्बिनेशन से हो रहा, ठीक है, O3 के कॉम्बिनेशन से, मेटल का O3 के कॉम्बिनेशन से हो रहा। इसीलिए हमने ये लिखा कि KO3, RbO3, CSO3 ये तीनों बनाता। सर आपने सोडियम लिखा था और वहां पे आपने मिटाया, मैं वो भी डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखो। ऑल्सो ध्यान से, KO3 का एक और तरीका है, ऑल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड। देखो KO3 ऐसे भी बन सकता है। एक तो हमने क्या तरीका बताया? पोटेशियम को O3 में बर्न कर दो। अच्छे से सीखिएगा, बहुत मजेदार चीजें मैं बताने जा रहा हूं। KO3 बना। दूसरा, एक तो ये नॉर्मल मैंने बोला, दूसरा KOH,
KOH, जी हां, में आप जब ओजोन डालते हैं, KOH में जब आप ओजोन डालते हैं तो इससे KO3 बनता है प्लस H2O प्लस O2। और ये रिएक्शन पूछा जा चुका है कंपटीशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, KOH में एक्वस मीडियम है, KOH में आपने जब ओजोन पास किया तो यहां से KO3 पोटेशियम ओजोनाइड बनता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हुआ, O3 चेंज क्या आया, O3 किस में कन्वर्ट कर गया, O3 माइनस में। ठीक है, और प्लस H2O प्लस O2। क्लियर है। अब एक और तरीका होता है, ध्यान से, पोटेशियम मेटल को हमने पढ़ाया भी है पीछे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। पोटेशियम मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डालो तो ब्लू सॉल्यूशन होता है दोस्त, डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। अब इस डीप ब्लू सॉल्यूशन का जब आप इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं बाई O2 से, तो एक प्रोडक्ट KO3 आ सकता है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने। आप अगर ये दिमाग में ला रहे हैं कि सर आपने बताया था कि इससे KO2 आता है, तो मैंने बोला कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन O2 के द्वारा। O2 का अमाउंट वेरी भी बन सकता है इस रिएक्शन से, भी बन सकता है इस रिएक्शन, साइड भी रिएक्शन से इससे बन सकता है। जी हां, क्या बोला मैंने। आप ये एक्चुअली मैं आगे लिखूंगा भी, एल्कली मेटल का एक स्पेसिफिक एरिया डील करूंगा कि एल्कली मेटल के केस में तो ऐसा होता है ना कि एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया के साथ जो ब्लू सॉल्यूशन होता है, वो सारे एल्कली मेटल में ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का अमाउंट वेरी करवा के, कम और ज्यादा करवा करके सबके ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड्स तैयार कराए जा सकते हैं, उन सब के तैयार कराए जा सकते हैं। इसीलिए हमने बोला सामान्य तौर पर लोगों को क्या आता है मैं बता दूं, सामान्य तौर पे आता है इसके बारे में, एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। लोगों को आता है कि डीप ब्लू सॉल्यूशन जो पोटेशियम मेटल का आया, उसमें जब ऑक्सीजन डालो तो KO2 बनता है। मैंने बोला सावधान, KO2 भी बनता है, K2O भी बनता है, K2O2 भी बन सकता है और KO3 भी बन सकता है। यह सब डिपेंड करता है किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। सब डिपेंड करता है किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, कि आप कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो, और ऑक्सीडेशन स्टेट से वो चीजें क्लियर हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन कितना दे रहे हो उसके हिसाब से क्लियर हो जाएंगी, मैं करवा के आगे दिखाऊंगा। लेकिन इन सब में ये दो काफी फेमस मेथड है। KO3 का हमने एक दिखाया। तो चलो आ जाओ, मैंने बोला दोस्त कि मेटल के जो ओजोनाइड्स हैं आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन अनडाउटेबली, बट दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मेटल O2 कॉम्बिनेशन। हमने बताया कि मेटल के O2 कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, O3 कॉम्बिनेशन से बनता है, और ओजोनाइड इस तरह से तैयार हुआ। अगर मैं पर्टिकुलरली एल्कली मेटल की बात करूं तो एल्कली मेटल में पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम का आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से करवा सकते हैं, लेकिन लिथियम और सोडियम का नहीं। लिथियम सोडियम बनाने के लिए LiO3 and NaO3 are prepared by ion exchange of CSO3। समझ में आया। और कभी कभी RbO3 भी लेते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला दोस्त, CSO3 से आयन एक्सचेंज करवा करके Li+ और Na+ का हम लोग इससे LiO3 और NaO3 बनाते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ओजोन के साथ ये तैयार नहीं होता। मैं ओजोनाइड पर इससे ज्यादा फिलहाल बातें नहीं करूंगा, दोबारा ओजोनाइड को एक बार खोलूंगा, ठीक है। सिलेबस से बाहर मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो चलिए आ जाए, मैंने क्या बोला कि मेटल के ओजोनाइड कॉम्बिनेशन है मेटल ऑक्सीजन के, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयार नहीं होते हैं। मेटल का ओजोन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। और ओजोनाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्यों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है? क्योंकि ओजोनाइड के पास ओजोन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अनपेयर्ड होगा, इसलिए आपका पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड होगा। पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड होगा। जैसे सारे के सारे जो एल्कली मेटल वाले हैं ना, ये डार्क रेड है। क्या बोला मैंने, ये सब के सब डार्क रेड है O3 के कारण, और वहीं ये दोनों भी डार्क रेड है।
क्योंकि एल्कली मेटल आयन के कलर तो हो नहीं सकता, कलर है किसके वजह से, O3- के अनपेयर्ड होने की वजह से वहां पर, इसीलिए सारे के सारे में एक ही कलर देखने को मिल गया, डार्क रेड है। क्लियर हो गई चीजें? आप मेरे को बताएं हाँ या ना, अच्छे से आपका ये क्लियर हुआ या नहीं, ओजोनाइड के बारे में कुछ आपने अच्छा सीखा या नहीं। 3 मेथड में ये वाला मेथड जो है, ये इसको मैं दोबारा से आगे लाऊंगा, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं होना, इन दोनों पर भी फिलहाल ज्यादा फोकस होना। KOH में ओजोन जब पास करते हैं हम लोग, कॉस्टिक पोटाश से जब ओजोन हम लोग पास करते हैं तो KO3 देखने को मिलता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ओजोन के साथ हमने बताया ही कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ब्लू डीप ब्लू लिक्विड सॉल्यूशन का, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो जल्दी से बताएं, समझ में आया ओजोन ओजोनाइड आपकी क्लियर हुई थोड़ी बहुत या नहीं, प्लीज, और स्क्रीनशॉट। जी आइए, अब मैं आपको मेटल के एस ब्लॉक में ले चलता हूं, दूसरे से भी रिएक्शन करवा लूं, एस ब्लॉक में फिर पर्टिकुलर ले जा रहा हूं। आ जाइए, एस ब्लॉक मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, एयर नहीं, ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि अगर आप इसको एयर में लिखेंगे, टुवर्ड्स एयर, व्हेन दे हिटेड दे टर्निश टू डायामैग्नेटिक ऑक्साइड्स। बहुत सिंपल है, अगर आपने, हमने बोला कि एस ब्लॉक मेटल बाकी तो ठीक है, सब ऑक्साइड ही बनाएंगे, अगर आप एस ब्लॉक मेटल भी लेते हैं और उनको एयर में, ऑक्सीजन नहीं एयर में, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो एयर में वो किस में चले जाते हैं, डायमैग्नेटिक ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में, इसीलिए मैं ऑक्सीजन में लिख रहा हूं। नाउ टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अपना टॉपिक है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक से। यहां पे मैंने लिखा एल्कली मेटल, लिथियम, आराम से सीखिए, सोडियम बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, रबिडियम, सीजियम, और यहां मैं 2A लिख रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, फ्रांसियम भी लिख सकते हैं और यहां रेडियम भी लिख ले सकते हैं। 5 किधर बढ़ेगी, राइट और अप। तो पोलराइजिंग एबिलिटी जब बढ़ेगी तो उस डायरेक्शन में ऑक्साइड फॉर्मेशन ज्यादा फिजिबल होगा, हमने भी डिस्कस किया है दोस्त, ऑक्साइड फॉर्मेशन इज मोर फिजिबल, ठीक है। जब पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन इज मोर फिजिबल। चलो, बेरिलियम को ऑक्सीजन से हमने रिएक्ट किया, वो ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम को रिएक्ट कराया, ऑक्साइड बना, लेकिन धीरे धीरे पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है। स्ट्रोंसियम को कराया SRO विथ सम SRO2, आराम से देखेंगे, विथ सम SRO2, मतलब SRO2 इज व्हाट, पेरोक्साइड, SRO2 इज व्हाट, पेरोक्साइड। कैसे, SR पर 2+ और O2 पर 2-, तो SRO2 इज पेरोक्साइड। अच्छे से देखें, तो अब इन दोनों में आ जाए, इन दोनों में आते आते ये दोनों पेरोक्साइड बनाएंगे। अब मतलब MO2 फॉर्मूला हुआ ना, Ba2+ और O2 2-, Ra2+, O2 2-, तो ये पेरोक्साइड बना लिए। ध्यान से देख लें आप, मैंने क्या किया, बहुत क्लियर है। हमने किया ऊपर की तरफ ऑक्साइड फॉर्मेशन ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि ऊपर 5 ज्यादा है, और राइट तरफ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन लोगों ने ऑक्साइड बनाया, यहां तक ऑक्साइड ही बना। लेकिन स्ट्रोंसियम में हमने बोला कि थोड़ा सा पेरोक्साइड भी बनेगा, मतलब मोर देन 1 करेक्ट में अगर आ जाए तो पेरोक्साइड भी समेट लेंगे हम लोग। अब आ जाओ इस तरफ, फिर लिथियम की जो 5 होती है, आपने पढ़ी है कि वो मैग्नीशियम के क्लोज होती है, पढ़ी है आपने। इसीलिए दोस्त ये जो बनाया वही ये बनाएगा,
Li2O नॉर्मल ऑक्साइड, लेकिन ये थोड़ा सा पेरोक्साइड भी बनाएगा विथ सम पेरोक्साइड, क्योंकि इसकी फाई थोड़ी कम होती है Mg2+ से। क्या बोला हमने? Li2O ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाया विथ सम पेरोक्साइड। Na पर आइए, ये पेरोक्साइड बनाया अब, और ये लोग पर आइए पोलराइजिंग एबिलिटी कम हो गई, सब के सब सुपर ऑक्साइड बनाया इन लोगों ने। कितनी आसानी से क्लियर हो गया। अच्छे से देखें, अच्छे से देखें दोस्त, बहुत इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया है। हमने लिखा है कि जब आपका फाई बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ऑक्साइड फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब ज्यादा फाई वाला है, सब ऑक्साइड बना रहा है। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड ही बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पेरोक्साइड का भी अमाउंट होगा। मोर देन 1 करेक्ट में काम आएगा, ओनली 1 करेक्ट के लिए तो स्ट्रोंशियम नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन बैरियम, रेडियम आते आते साइज बड़ा हो गया, पोलराइजिंग एबिलिटी कम हो गई, तो अब थोड़ा पेरोक्साइड बनाएगा। एल्कली मेटल में लिथियम की फाई Mg2+ के फाई के कंपैरेबल है, थोड़ी सी कम होती है, तो लिथियम ने ऑक्साइड ही बनाया है, लेकिन थोड़ा सा पेरोक्साइड। वंस अगेन, अगर आपको ओनली 1 करेक्ट है तो आप Li2O ही बोलेंगे, बट मोर देन 1 करेक्ट है तो Li2O के साथ Li2O2 भी उठाएंगे। सोडियम का हमने बोला अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे आप, प्योर ऑक्सीजन से, तो वो पेरोक्साइड बनाएगा। फाई कम हो रहा है और नीचे वाले सारे सब सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, फाई बहुत कम हो गया। पॉइंट क्लियर है? लेकिन ये सब ऑक्सीजन के साथ है, एयर के साथ नहीं। एयर में एक प्रोडक्ट तय है, क्या? ऑक्साइड। ये सब का ऑक्साइड, चाहे आप पोटेशियम मेटल को एयर में जलाएं तो उनका ऑक्साइड तो बनना तय है, प्लस अब उनके पास कैरेक्टर है सुपर ऑक्साइड का, तो वो सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। क्लियर है? जैसे हमने बोला कि अगर क्वेश्चन में मैं ये दूं, सोडियम मेटल is excessively burnt in air, excessively burnt in air, ठीक है, रेसिड्यू हैविंग, ऑप्शन देखो हमने क्या दिया, Na2O, Na2O2, अच्छे से देखोगे NaO2 और NaO3। तो क्या इसका सही आंसर हम लोग बना पाएंगे? ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये पर हमने लिखा है एयर में जला रहे हैं हम लोग, बर्न कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट तो इसका तय हो गया कि सोडियम को अगर आपने एयर में बर्न किया तो एक चीज तो तय हो गया, ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि हमने एयर में क्लियर बोल दिया टार्निश होगा, वो ऑक्साइड बनेगा। अब इसका अपना प्रॉपर्टी है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पेरोक्साइड भी बनाता है, इसीलिए जब एयर वाली बात होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों होगा। बाकी आप जानते हो सुपर ऑक्साइड नहीं लेंगे और ओजोनाइड भी नहीं लेंगे। क्लियर है? हालांकि कुछ ऑथर इस चीज को लिखते हैं कि सोडियम, कुछ ऑथर लिखते और अच्छे ऑथर लिखते और वो गलत भी नहीं है। क्या लिखते हैं कि सोडियम को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं हम लोग तो वो पेरोक्साइड के साथ थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट, लेकिन उस चीज को हमेशा इग्नोर करके चलोगे। क्यों चलोगे इग्नोर करके? क्योंकि एक बहुत माइनर अमाउंट में सुपर ऑक्साइड बनता है जो टूट भी जाता है हीट होने के साथ। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज कर जाता है और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है। इसीलिए वो माइनर या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड को, सोडियम सुपर ऑक्साइड को हटाते हैं। और मैं आगे लिखूंगा भी कि सोडियम सुपर ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नहीं बनता, मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। तो हमने क्या बोला दोस्त कि कहीं कहीं पर यह चीजें लिखी जाती है कि सोडियम को ऑक्सीजन में जलाने पर पेरोक्साइड के साथ कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड बनता है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करना है। क्यों करना है? वो नेग्लिजिबल अमाउंट में जो बनता है वो फिर डिकम्पोज हो जाता है जब हम उसको लगातार बर्न कर रहे हैं, तो आपके अल्टीमेट प्रोडक्ट में वो रहेगा ही नहीं रहेगा। और रही बात उनके स्टेबल होने की, तो सोडियम सुपर ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तैयार ही नहीं होता। मैं आगे लिख भी दूंगा उस चीज को। तो चलो पहले हमने क्लियर कर दिया। चलो एक बार ऐसे सोचो, एल्कलाइन अर्थ मेटल से शुरू करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तक, कैल्शियम तक नॉर्मल ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम भी नॉर्मली थोड़ा सा पेरोक्साइड, बैरियम, रेडियम, बैरियम और रेडियम ये दोनों पेरोक्साइड, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड विथ सम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड। लेकिन ये सब किसके साथ? एयर के साथ? जी नहीं, प्योर ऑक्सीजन के साथ। एयर में इन सब के साथ इनका ऑक्साइड बनना तय है। चलिए नेक्स्ट बात मैं करता हूं, अच्छे से आ जाए। आगे मैं क्या कर रहा हूं ठीक से देखें। तो हमने
इस तरह से अगर आपको रिएक्शन लिखना पड़े सोडियम प्लस O2, अब आप प्रोडक्ट क्या लिखेंगे दोस्त? पेरोक्साइड। फॉर्मूला इज व्हाट? Na प्लस O2 2 माइनस Na2O2। क्लियर है? लिथियम प्लस O2 लिखना पड़े, क्या प्रोडक्ट लिखोगे? नॉर्मल ऑक्साइड प्लस पेरोक्साइड, थोड़ा Li2O नॉर्मल ऑक्साइड और प्लस Li2O2 पेरोक्साइड। अगर आपको लिखना पड़े, अच्छे से देख लो, मैंने बोला एल्यूमिनियम प्लस O2, तो आप देख ले ये P ब्लॉक है, बाकी ब्लॉक के जो मेटल होंगे दोस्त वो आपके क्या बनाएंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड Al2O3। अगर मैं कोई और मेटल ले लूं, क्रोमियम ले लूं, बोलो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? आप जो भी बनाएं, बट क्रोमियम के नॉर्मल ऑक्साइड्स बनेंगे। ट्रांजिशन मेटल है तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे। आपके ऑक्सीजन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, अगर कम आपने दिया है तो CrO बनेगा, ज्यादा दिया आपने तो Cr2O3 बनेगा। और कोई और ब्लॉक का भी मेटल आप लेके चल सकते हैं। अगर आपको हमने सीजियम प्लस O2 दिया है, आप बोलोगे सर ये सुपर ऑक्साइड CS और O2 माइनस CS प्लस। अगर मैं बोलूं कि मैं बैरियम प्लस O2 दूं तो क्या बन जाएगा? पेरोक्साइड। अभी हमने किया, और पेरोक्साइड के फॉर्मूले को अच्छे से लगाएं। इस पर Ba पर 2 प्लस होता है और पेरोक्साइड पर O2 पर 2 माइनस, मतलब फॉर्मूला लिखोगे BaO2। तो उम्मीद है आपको मेटल के ऑक्सीजन के साथ फिलहाल प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा, और S ब्लॉक वाला कुछ अच्छे से हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड, कौन सा पेरोक्साइड, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनेगा। अगले पेज में जब हम आएंगे तो इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर भी चर्चा करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा सोडियम सुपर ऑक्साइड वाला मामला वो भी मैं लिखता हूं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले पहले इसका, अच्छे से आप देख लें, और कहीं अगर आपको डाउट है तो एकदम रेज करें प्लीज। आइए, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पे देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू पेरोक्साइड? इनमें से कौन एक सही पेरोक्साइड है? पहला ऑप्शन Al2O3, दूसरा ऑप्शन BaO2, तीसरा ऑप्शन AlO2 माइनस, और चौथा ऑप्शन KO2, सॉरी PbO2। अच्छे से देख लें, इनमें से कौन सही मामले में पेरोक्साइड है? अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो आपको एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए, हमने पहले ही क्लियर कर दिया, S ब्लॉक मेटल को छोड़ के बाकी दूसरा मेटल जो है वो पेरोक्साइड ऐसे बनाता भी नहीं है। तो Al2O3 के तो कोई चांसेस नहीं है पेरोक्साइड होने की, ठीक है, कोई दूर दूर तक चांसेस ही नहीं है पेरोक्साइड होने की। यहां IIT की बात किसने कर डाली, फिर भी सुजीत जी ने बोला है कि सर A एंड B ही आंसर था IIT में भी। तो मैं बता दूं कि ये चीजें ऊपर में किसी ने जो डाउट में पूछा है वो सही पूछा है, वो जो बोला गया है। IIT ने एक्चुअली ये चीज़ को पूछा था। ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं कि JEE मेन पूछ ले, नीट पूछ ले, IIT पूछ ले, CSIR पूछ ले, जैम पूछ ले, नेट JAR सब पूछ ले, कि गेट पूछ ले, कोई भी। ये सब तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं हर जगह। एक्चुअली IIT में 2007 में क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है, तो उसमें जो उसने ऑप्शन दे रखा था और उसके अकॉर्डिंग जो उसका आंसर उसने किया अपने वेबसाइट पे उसने आंसर डाला था, और वही वो साल था जिस साल से IIT ने अपना आंसर वेबसाइट पे डालना स्टार्ट किया था। उससे पहले IIT के आंसर्स नहीं आते थे, ठीक है। तो IIT ने अपना आंसर डाला था A, B एंड C, बट नेक्स्ट ईयर जो बैक ईयर का क्वेश्चन अपलोड होता है उसमें उसने आंसर को चेंज कर दिया था A एंड B, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर उसने आंसर डाला वेबसाइट पर A, B, C, और उसके नेक्स्ट ईयर फिर उसने डाला A, B, और उसके बाद कंटिन्यू रहा A, B। मेरे पास तीनों साल के प्रिंट आउट निकाल के अभी भी रखे हुए, चारों साल के, जो IIT ने चेंज किया बार बार खुद को, ठीक है। तो बहुत सारे ऑथर ने भी ऐसा किया कि उस क्वेश्चन का आंसर शुरुआत में ABC कर डाला था, लेकिन मैं डे 1 से AB पर चल रहा था, क्योंकि सुपर ऑक्साइड सोडियम का इस तरीके से नहीं बनता है। मैं उस पर अभी जिक्र करने वाला भी हूं,
ठीक है, तो कभी भी इस तरीके की चीजें आए कि क्या बनेगा, तो कहीं पे लिखा हुआ भी कि सुपर ऑक्साइड बनेगा तो आप नहीं ले, क्योंकि वो नेग्लिजिबल अमाउंट में सुपर ऑक्साइड बनता है सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जिसको कि आपको नेग्लेक्ट करना है। क्यों? ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल चीजों को मोर देन वन करेक्ट में हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना है इन पैरेलल ऑफ दैट, वो नॉलेज के इंफॉर्मेशन के लिए कि वो बनता है, बट वो रहता नहीं है। क्योंकि जब आप गर्म करते हैं ना किसी भी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को, जब हीट करते हैं ना, तो हीटिंग इफेक्ट के दौरान ना कोई भी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, मैंने क्या बोला, क्यों NaO2 नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए आइए, फिलहाल ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसको अच्छे से। तो ये तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, फिर भी जरा देख लो, Al2O3 को एनालाइज करोगे तो Al3+ और O पर 2-, तो ये ऑक्साइड है, पेरोक्साइड नहीं है। BaO2 में बैरियम 2A ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स है 2+ ना, तो आपके पास न्यूट्रल करने के लिए O2 2- बनता है, तो दिस इज पेरोक्साइड, दिस इज अ ट्रू पेरोक्साइड, तो ये आपका होगा। तीसरा है AlO2-। अब सोचे क्या AlO2- में ऐसे बनाया जाए, Al पर 3+ जो O2 पर 2-, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा रहता तो जरा सोचो क्या बन जाता, AlO2+ हो जाता तब दोस्त। इसीलिए ये नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है, क्योंकि पेरोक्साइड लगाओगे तो एल्यूमिनियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फिक्स है, इसलिए ये नहीं है। तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम पर 3+ दो ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड फॉर्म में है, और कुल मिला के 1-, चूंकि 4- और 3+, तो अभी भी स्टिल AlO2 हैविंग 1-। दिस इज नोन एज, दिस इज अ फेमस एनायन नोन एज मेटा एल्यूमिनेट, नोन एज मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। तो यह भी पेरोक्साइड नहीं है। अब एक बड़ा मजेदार है PbO2। PbO2 को कुछ लोग लिखते हैं कि पेरोक्साइड है, ध्यान से, Pb2+ जो O2 2-, ध्यान से। और कुछ लोग बोलते हैं कि Pb4+ और O2 दो O पर 2-। अच्छे से सीखेंगे। अब ये दो तरह के लोग हैं, इससे भी वो PbO2 निकाल लेते हैं, और ये वाले भी सही हैं अपनी जगह, ये भी PbO2 निकाल रहे हैं, लेकिन सही तो कोई एक हो सकते हैं। अप्रोच तो ठीक है, दोनों ने कर लिया। अच्छे से देखें, अब पॉइंट है, जिसने ऊपर वाला लिखा उसने यह दलील दी कि एक तो देखो तुम, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट सेट हो रहा है, और उसने यह भी दलील दी कि तुमको तो अच्छे से पता है ना दोस्त कि लेड 4+ में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसलिए स्टेबिलिटी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी +2 की ज्यादा होती है, तो 4 में क्यों लेंगे हम, +2 में लेंगे। इसीलिए उसने दलील दिया कि PbO2 इज ए ट्रू पेरोक्साइड, ठीक है। कुमार मन्नू सर क्या कहते हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कुमार मन्नू सर कहते हैं कि जी नहीं, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्यों सर? इनर्ट पेयर इफेक्ट तो होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक चीज है जो इंस्टेबिलिटी लाती है, नो डाउट, ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इंस्टेबिलिटी लाती है, थैलियम 3+, लेड 4+, बिस्मथ 5+, लेकिन आपका जो O2 है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप उसका एक्सेस ट्रीटमेंट करेंगे, उन मेटल पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा सकता है, वो भी स्ट्रेच आउट होकर के मैक्सिमम पर पहुंच सकता है। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने बोला डेफिनेटली थैलियम 3+ से ज्यादा स्टेबल है थैलियम प्लस, लेड 4+ से ज्यादा स्टेबल है लेड 2+, और बिस्मथ 5+ से काफी ज्यादा स्टेबल है बिस्मथ 3+। कोई डाउट नहीं है, इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ध्यान से, इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है, और इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर आप, बट O2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आराम से देखेंगे दोस्त। अगर आपने लेड का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो डेफिनेटली ये PbO बनाएगा, लेकिन अगर आपने O2 एक्सेस लिया
तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये छोड़ेगा थोड़ी ना, उसको PbO2 में कन्वर्ट कर देगा। ये रेड है और ये ब्राउन है, कलर मैंने बोला याद रखिए। या इसी पर आप एक्सेस ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो आपके लेड +2 को वो +4 मिलाएगा। इसलिए गलतफहमी हटा ले, गलतफहमी हटा ले कि PbO2 लेड 4+ का ऑक्साइड नहीं है, गलतफहमी हटा ले, ये लेड 4+ का ही ऑक्साइड है। बहुत खूबसूरत। अगला पॉइंट आ जाओ, मैं ये भी आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखो। बिस्मथ का 5+ बनाना तो दोस्त बहुत डिफिकल्ट काम, ठीक है। देखिए, नन ऑफ द बिस्मथ 5 हेलाइड्स और बाइनरी कंपाउंड एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने? कोई भी बिस्मथ 5+ का हेलाइड या बाइनरी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 5 में जाना बहुत हाई इनर्ट पेयर इफेक्ट लेवल्स की वजह से वो इंस्टेबिलिटी है। 5+ की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी ज्यादा होगी सोचिए। तो बिस्मथ 5+ में नहीं जा सकता है। कोई भी बाइनरी कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइन होकर बिस्मथ के साथ बिस्मथ को +5 में नहीं ले जा सकता, वो अनस्टेबल है। आप बोलोगे सर जबरदस्ती घसीटने वाली बात क्या इस बार नहीं हो सकती है? हो सकती है, यहां भी हो सकती है, एक्सेप्ट सिर्फ 2 को छोड़ के, एक BiF5 और एक Bi2O5। समझ में आया दोस्त? बस यही 2 है जो बिस्मथ पर एक्सेस ट्रीटमेंट करवा के +5 में ले जा सकता है उसको। बाकी कोई उस अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी हैलोजन में या किसी दूसरे एलिमेंट में ताकत नहीं है कि उसको उस अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सके। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों तो बहुत पावरफुल एजेंट है ही, तो बिस्मथ को फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही सिर्फ ऐसा कर सकता है, +5 में ले जा सकता है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि PbO2 में यह ना समझें कि लेड +4, डेफिनेटली लेड +4 नहीं रहना चाहता है किसी कंपाउंड में, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अनस्टेबल है, वो कंपाउंड में स्टेबिलिटी फील नहीं करता है। लेकिन अगर उससे रिएक्शन करने वाला लेड से वो इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो क्या उसको घसीट ले, उसको स्ट्रेच कर ले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, हम किसी चीज पर किसी जगह पे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा फोर्स और फैक्टर में अपने को लगता है जो वहां पे पहुंचा देता है। तो ये लेड को या बिस्मथ को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता ऑक्सीजन के पास है। डेफिनेटली अगर कम अमाउंट में आप लेंगे तो बिस्मथ भी Bi2O3 ही बनाएगा। किसको कम अमाउंट में? ऑक्सीजन को। और अगर एक्सेस ऑक्सीजन लेंगे तो एक्सेसिव ऑक्सीडेशन के थ्रू उसको Bi2O5 में ले जाएगा। और सेम थिंग गोज विद Pb। क्लियर हो गई होंगी चीजें? तो हमने इस क्वेश्चन में यह डिस्कस किया, आपको देखो कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। हमने इस क्वेश्चन में यह डिस्कस किया कि इनमें से कौन ट्रू पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड के लिए तो आप S ब्लॉक को ही चूज करें। फिर भी हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि दूसरे मेटल के S ब्लॉक छोड़ के दूसरे के पेरोक्साइड्स नहीं होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स नहीं होते। हमने बोला होते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं होते हैं। उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। उम्मीद है आप एंजॉय कर पा रहे होंगे, अच्छे से चीजों को सीख पा रहे होंगे। और मेरे को बताएं कैसी चल रही है आपकी सेशन ये, प्लीज। आइए हम लोग इस पेज में अब ये चीज पहले लिखें, ध्यान से देखें। NaO2 सोडियम सुपरऑक्साइड cannot be prepared at atmospheric pressure। तो वो वाला मामला ही खत्म कर लें आप लोग। कौन वाला? कि सर उस क्वेश्चन में NaO2 भी हो सकता है, या किसी ने पढ़ा लिया, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो वो वाला मामला ही आप खत्म कर ले। जी नहीं, नहीं हो सकता है। देखो कैसे बनेगा, NaO2 कैसे बनता है। ये जो आपका Na2O2 है पेरोक्साइड, आप पेरोक्साइड को
समझे अच्छे से, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 300 के जस्ट अब स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, बट 450 और प्रेशर 300 एटीएम जब हम लोग लेते हैं तब जाकर के सोडियम पेरोक्साइड कन्वर्ट होता है। और हां, प्लस O2 ऑक्सीजन, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई, तब जाकर के NaO2 बनता है। जाहिर सी बात है इतना ज्यादा प्रेशर तो एयर में नहीं हो सकता है, मतलब ओपन स्पेस में नहीं होगा, तो जब भी होगा इसको सील्ड स्टेनलेस स्टील वाले बल्ब में किया जाता है, तो तब जाकर के ये सुपर ऑक्साइड बना। अब क्या पॉइंट है, ये पैरामैग्नेटिक होता है सुपर ऑक्साइड, मैं डिस्कस कर भी दे रहा हूं, आपको पता भी होगा पैरामैग्नेटिक होता है। ये येलो है कलर में और ये व्हाइट है। तो आपने देखा, इसीलिए मैंने बोला कि आप जरा सोचिए 300 एटीएम मतलब 200 एटीएम से ऊपर स्टार्ट होता है वो, तब जाके रिएक्शन थोड़ा स्टार्ट होता है, तो 300 एटीएम पे जाके सुपर ऑक्साइड बनता है। पेरोक्साइड में हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं तब, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से। तो कहां से आप सोच ले रहे हैं कि सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो Na2O2 विद सम अमाउंट ऑफ, मतलब सम अमाउंट ऑफ NaO2 को भी कंसीडर कर ले। कुछ बुक्स में लिख दिया जाता है, जाने दीजिए, उसको लिखने दीजिए, नहीं है पॉसिबल, हमने क्लियर आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये हो रहा है। आ जाओ, अब मैं मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस कर लूं। मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ध्यान से, तो ऑक्साइड तो क्लियर है, ऑक्साइड में तो कुछ है नहीं। पेरोक्साइड में आ जाएं आप, O2 पर 2- आपने लिखा, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर लिखोगे क्या जी, पाई 2px, इक्विवेलेंट या कंपैरेबल एनर्जी है पाई 2py की, और फिर लास्ट में एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px1, और हंस रूल को फॉलो करते हुए पाई स्टार 2py1, ये दिखा रहे हो। तो लास्ट में ये डेफिनेटली ये आपका अनपेयर्ड, सॉरी पेरोक्साइड लिख रहा हूं 2-, ये ऑक्सीजन है, तो यहां पर अब 2 हो जाएगा, यहां भी 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये बहुत सिंपल चीज है। जब आपने पेरोक्साइड लिखा तो O2 में, O2 तो 1-1 था, पैरा था, अब O2 2- में ये डाया हो गया, इसलिए पेरोक्साइड को आप डाया लिखते हो। और यही जब आप सुपर ऑक्साइड लिखते हैं, हाँ अब स्ट्रक्चर देख लो, ये कैंसल, ये कैंसल, इसके ध्यान से देखें, ये और ये कैंसल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसल, तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बनेगा, 2-। क्या है ये, 2 इलेक्ट्रॉन की एक सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है, बहुत इजी है। देखो ठीक से, बॉन्डिंग ने बनाया, एंटी बॉन्डिंग ने ब्रेक किया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग खत्म, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है यहां भी, तो इन लोगों ने खत्म किया, तो सिर्फ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन की एक सिग्मा बॉन्ड बनती है। लेकिन अगर आप, तो इसीलिए आप पेरोक्साइड को इस तरह से बनाते हैं, ओ लिंकेज के थ्रू दिखाते हैं। लेकिन अगर आप सुपर ऑक्साइड लिखते हो तो सुपर ऑक्साइड में लास्ट में एक ही गेन होगा, तो यहां 2 और 1 में 1 आ जाएगा, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1, सॉरी है, 1 में 2 और 1 में 1 रह जाएगी। क्लियर है, O2 में 1-1 होती है, तो O2- में क्या होगा, यही ना, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और पैरा हो गया ये भी पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अच्छे से देख लें, तो इसके स्ट्रक्चर पर जब जाएंगे आप, तो
एक तो ये बचेगा, इसके पास जो है एक तो ये बचेगा और ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा और एक यहां बचेगा बॉन्डिंग किसका, पाई 2py का, 2 इलेक्ट्रॉन वो बचेगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से, मेरे को लगता है कि शायद पता नहीं आप नहीं लिख पा रहा हूं, कंप्लीट मैंने नहीं लिखा तो शायद परेशानी हो, आपको नहीं होनी चाहिए। देखो ठीक से, सिर्फ यहां 2 हुआ और यहां 1 है ना दोस्त। तो 2 के कारण तो सिग्मा बॉन्ड अभी भी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बॉन्ड आएगी। अब देखो, जब आपने एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 लिखा है तो ये 2 और ये 2 तो फिर कैंसल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो यहां से कोई नेट बॉन्ड नहीं बनेगा, बट यहां से बनेगा क्योंकि ये बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1 है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन की पाई बॉन्ड बनेगी, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्डिंग में जब 2 हो और एंटी बॉन्डिंग में 1 हो तो आप उससे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो O2 माइनस की स्ट्रक्चर इस वजह से आप ऐसा बनाएंगे, ये देख लें, 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा और 3 इलेक्ट्रॉन की पाई, 3 इलेक्ट्रॉन की पाई, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आया? ऐसे आप लिखोगे सुपर ऑक्साइड के स्ट्रक्चर, ये वाली। इस तरह से जब भी आप सुपर ऑक्साइड बनाएंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, क्योंकि 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग जब भी रहे तो ऐसे केस में फिर हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 1 है तो वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली अगर आप थर्मोडायनेमिकली बात करें तो बॉन्डिंग वाले ही वीक हो जाएगी, बट अगर उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो हम दोनों का रोल लेंगे और वहां 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम लोग एक फॉर्म करेंगे। ये आगे ध्यान रखेंगे इस बात का, कभी भी अगर ऐसा हो बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1 सेम में रहे तो आपको क्या करना, वहां से एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो आपने देखा कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है अपने अनायन कैरेक्टर के कारण, पेरोक्साइड अनायन कैरेक्टर के कारण डायमैग्नेटिक है और ऑक्साइड तो ऑलरेडी डायमैग्नेटिक होगा ही। 2s2 2p4 था तो 4 + 2 हो गया 2p6, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो ही गया। क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब आ जाइए, तो हमने ये क्लियर किया आपको इनके प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमने क्लियर किया। यही वजह है कि मेटल के जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे और जिक्र करेंगे। अब आ जाओ, मैं एक बार ये चीज बोलता हूं, जो हमने बोला उस चीज को अभी लिखा नहीं है क्या, अदर देन एस ब्लॉक मेटल्स, कुछ मेटल के बाइनरी पेरोक्साइड्स नोन है, ठीक है, मेटल पेरोक्साइड्स नोन है, लेकिन हमने बोला वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयार नहीं होता, मैं उसका जिक्र करूं। अदर देन एस ब्लॉक metals, some metals having peroxides, peroxo binary compounds। बाइनरी भी और कभी कभी बाइनरी से ज्यादा टर्शियरी में भी हम लोग बात कर सकते हैं, लाइक CrO5। CrO5 ये एक पेरोक्साइड कंपाउंड है, लेकिन हमने क्या बोला दोस्त, ऐसी चीजें कभी भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनती है, बट दीज पेरोक्साइड्स आर नॉट गेटिंग बाई मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्शन। दोस्त ये क्लियर है आपका, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन के थ्रू ये पेरोक्साइड हम लोग नहीं लाते हैं। जादू दिखाता हूं अगले पेज में, आ जाए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज। तो ये जो 2 कंपाउंड मैंने बोला, 2-3 कंपाउंड है जिसमें एक CrO5, मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखें।
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान से क्या ले रहा हूं, एक CrO5 एंड एक और लिख के दिखाता हूं K3CrO8, बड़ा फेमस है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको पता है एसिड मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑरेंज कलर का होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज है, हमने पीछे किया भी, अमोनियम डाइक्रोमेट भी हिट किया था, वो भी ऑरेंज कलर का था। आप इसमें एसिड मीडियम में, ये एसिड मीडियम हुआ, हमने H2SO4 लिया, पेरोक्साइड डाले, हमने NO2O2 लिया, ठीक है। अच्छे से देखें, ये जो NO2O2 है, चूंकि इसमें एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है पेरोक्साइड में, ऑक्सीजन बराबर -1, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब समझ रहे ना, ये -2 तक घट सकता है और 0 बढ़ सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बोलते हैं आप इसको, दोनों एजेंट है। पेरोक्साइड को आप ऐसा बोलते हैं, हर लोग बच्चा बच्चा जानता है, ये दोनों एजेंट है। सामान्य तौर पर एसिड मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है जनरली, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है सामान्य तौर पे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेरोक्साइड का हमने क्या बोला, जनरल एक कॉन्सेप्ट हमने बोला कि जब आप एसिड मीडियम लेते हैं तो पेरोक्साइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जब एल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो वही पेरोक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हिंट बहुत बड़ा हिंट है, बहुत लोग गच्चा खाते हैं, मतलब धोखा खाते हैं। इन जनरल सामान्य तौर पर ऐसा होता है, हालांकि फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं पेरोक्साइड के कि यहां पर इसको कौन एजेंट लूं मैं, तो ये मैंने आज क्लियर कर दिया आपको, इसको इस तरह से यूज करना। चलो आ जाओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अच्छे से देख लिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक रिडॉक्स जो प्रोसेस होगा, तो डेफिनेटली इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन बीच में आपका क्रोमियम 6+ और पेरोक्साइड O-1 का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है। एक बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिखता है रिएक्शन होने से पहले, बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिखता है दोस्त, दोनों के बीच। क्लियर है? पहले कंबाइन होगा, फिर इंस्टेबिलिटी की वजह से दोनों का मतलब बना नहीं, तो दोनों फिर रिएक्ट करके अपना रिडॉक्स कर लिया, बट शुरू में आएगा। यही वो प्रोडक्ट है CrO5 जो ब्लू लिक्विड है और अनस्टेबल है, जो थोड़ी देर बाद ये CrO5 अपने आप टूटने लगता है, सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है इसका, किसमें, +3 में, Cr2O3 + O2 में, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो गया। अच्छे से देखिए, तो बीच में ये प्रोडक्ट एक तैयार हुआ, कौन प्रोडक्ट, CrO5। फिर ये थोड़ी देर बाद रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जब जाएगा तो धीरे धीरे अब यहां पर रेडॉक्स चेंज होगा। तो इस रेडॉक्स चेंज के दौरान अब ये क्रोमियम 6+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम 3+ में आ गया, इसलिए बन गया Cr2SO4 होल थ्राइस। क्रोमियम 3+ के ग्रीन कलर के कारण इसका ग्रीन सॉल्यूशन हो गया। ट्रांजिशन मेटल सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, सॉल्यूशन, इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं। प्लस पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो -1 से उसका ऑक्सीडेशन हुआ और वो 0 में गया, इसलिए उसने एक प्रोडक्ट बनाया O2। क्लियर हो गया? अब पोटेशियम को सल्फेट मिल गया K2SO4, सोडियम को भी सल्फेट मिल गया Na2SO4, और हाइड्रोजन से वाटर बन गया। तो आपने क्या देखा, CrO5 बना, बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया, और ये CrO5 का स्ट्रक्चर बच्चा बच्चा जानता है, इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बहुत फेमस है। O लिंकेज के कारण ये पेरोक्साइड है, जरा देखो, ये अट्रैक्ट कर रहा है, बॉन्ड को अपने तरफ पुल कर रहा है,
और ये सेल्फ लिंकेज है इसलिए कुछ नहीं होगा, तो इसका -1, इसका -1, -1, -1 और ये 2 बॉन्ड की वजह से -2। तो इसमें क्या है, 4 पेरोक्साइड ऑक्सीजन है इसमें, 4 पेरोक्साइड ऑक्सीजन है इसमें और प्लस 1 नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 वाला 1 नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीजन है। तो आपने ये समझा होगा कि ये कंपाउंड CrO5 एक कंपाउंड है, बनता है और कैसे बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट पर एसिड मीडियम में सोडियम पेरोक्साइड हमने डाला या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते हो, तो उससे बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CrO5 आता है जो ब्लू लिक्विड है और अनस्टेबल है, जो सेल्फ डिकम्पोजिशन के थ्रू Cr2O3 + O2 में चला गया। तो यूं कह लो कि Cr2O3 और H2SO4 का रिएक्शन हुआ और Cr2SO4 बन गया। तो लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मैंने बीच में इंटरमीडिएट की बात की। अब वहीं पे अगर आप यही काम एल्कलाइन मीडियम में करेंगे, मतलब आपने NaOH ले लिया, अच्छे से देख ले, एल्कलाइन मीडियम या KOH भी लिख लो, कुछ KOH ही लिख लो। अब आप वो पेरोक्साइड ले रहे हैं प्लस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड भी ले सकते हो, 30% अमाउंट में लिया जाता है। चलिए एल्कलाइन मीडियम में तो सेम चीज है, बस फर्क ये क्या है ना, अब आपका एसिड मीडियम की जगह एल्कलाइन मीडियम है। अब एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है K3CrO8 और ये एक ट्रू पेरोक्साइड है। ये एक ट्रू पेरोक्साइड नहीं है क्योंकि इसमें एक नॉर्मल ऑक्साइड भी है, लेकिन दोस्त ये एक ट्रू पेरोक्साइड है। ट्रू पेरोक्साइड वर्ड हम तब बोलते हैं जब सारे पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन हो। इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये ब्राउन कलर का है, जैसे वो ब्लू हमने बोला ये ब्राउन है इसके, और ये स्टेबल है, उसके तरह नहीं है वो सेल्फ डिकम्पोजिशन में गया। ये आ जाओ देखो, क्रोमियम और 8 के 4 पेरोक्साइड, चारों पेरोक्साइड हैं इसमें। 2 तरह के एंगल हैं इसमें, एक 45 डिग्री वाला है और एक 90 डिग्री वाला है। खैर, और इस पूरे पर 3- है और 3 पोटेशियम प्लस इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। आप क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, चूंकि सारे पेरोक्साइड है इसलिए क्रोमियम कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज, x - 8 = -3, x = +5। जब क्रोमियम +5 करेंगे तो 3d1 आ गया, मतलब पैरा आ गया। इसका मतलब है दोस्त कि K3CrO8 जो है वो पैरामैग्नेटिक है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि D1 है। ठीक है, तो पेयरिंग वेयरिंग कुछ भी अनाप्शन आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो चलो आ जाओ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसके स्ट्रक्चर को देखो, तो इसमें 4 पेरोक्साइड है, 4 पेरोक्साइड मतलब 8 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, तो 4 पेरोक्साइड वाला ग्रुप हो गया। और ये इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो 8 बॉन्ड हुआ, अंदर के चारों d ऑर्बिटल खाली हैं, D4sp3 और 2 डिकाहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ, 2 डिकाहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ इसका। क्लियर है, अच्छे से देखते जाएं। चूंकि सारे पेरोक्साइड है इसलिए इस पर -8 बना और यहां -3 है, तो इसका मतलब क्या है, -8 है, -3 कब बचेगा, जब क्रोमियम पर +5 होगा, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हुई, 3d1 पैरामैग्नेटिक। आपने क्या देखा, ये एक ट्रू पेरोक्साइड कंपाउंड कैसे बना, क्या ऐसा था कि पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम और ऑक्सीजन मेटल को मिक्स करके हमने ऑक्सीजन पास करा दिया तब बन गया ये मेटल ऑक्सीजन की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से? जी नहीं, ये एक अलग तरीके से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बना, हमने बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट पर अगर आप एसिड मीडियम में पेरोक्साइड डालते हो तो इससे CrO5 एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है, फाइनल नहीं। लेकिन हमने बोला अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट पर अगर आप एल्कलाइन मीडियम में पेरोक्साइड डालते हो तो फाइनल प्रोडक्ट आता है K3CrO8। K3CrO8 में क्रोमियम की +5 है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये ब्राउन कलर की है और इसमें हाइब्रिडेशन D4sp3 और डिकाहेड्रल स्ट्रक्चर है। 45 डिग्री और 90 डिग्री मतलब 2 पेरोक्साइड आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। 2 पेरोक्साइड मतलब एक पेरोक्साइड ऐसे है पंख उसका, और एक विंग जो है ऊपर है प्लेन पर। मतलब अगर इस पेरोक्साइड के बीच का एंगल बोलूं तो 90 डिग्री है, लेकिन आपस में जो एंगल है किसी का, जैसे किसी भी पेरोक्साइड का, जैसे मान लो कि यही वाला ले लो, इन दोनों के बीच का एंगल वो 45 है, ये 45। क्लियर हो गया ना। लेकिन एक पेरोक्साइड अगर प्लेन में ऐसे है, ठीक है, तो दूसरा पेरोक्साइड इसमें प्लेन में ऊपर परपेंडिकुलर है,
इस तरह से, तो वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि अदर देन एस ब्लॉक मेटल अगर आप लेते हैं, अदर देन अगर आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी, तो बीच में वॉइस थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, तो एक बार मेरे को लग रहा है कि फिर से रिपीट करना होगा जो मैंने बोला, उसको मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा बोल देता हूं, ठीक है? चलिए आइए, मैंने बोला, पहले मैं यहां पर एक बार एनालाइज कर लूं इसको। मैंने बोला कि 4 जो पेरोक्साइड वाले ग्रुप हैं, इसमें पेरोक्साइड का जो खुद का अंदर का एक पेरोक्साइड लिंकेज के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 45 डिग्री है, जबकि एक पेरोक्साइड पर जो दूसरा पेरोक्साइड है वो परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने समझाया कि +5 है, क्योंकि x - 8 इक्वल्स टू -3x इक्वल्स टू +5, D1 पैरामैग्नेटिक है। तो K3CrO8 एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक है, और हमने बोला कि इसमें 4 d ऑर्बिटल अंदर खाली है, तो हाइब्रिडेशन यहां D4sp3 है और स्ट्रक्चर डोडेकाहेड्रल है। तो हमारा यह कहना है कि एस ब्लॉक मेटल ही सिर्फ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पेरोक्साइड बना सकते हैं। दूसरे ट्रांजिशन मेटल या दूसरे ब्लॉक के मेटल के पेरोक्साइड्स हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं। या तो किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट वो प्रोडक्ट होंगे, या नहीं तो फिर किसी और येन केन प्रकारेन हम लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन से बना होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड मीडियम में सामान्य तौर पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और एल्कलाइन मीडियम में सामान्य तौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी वाले निचले वाले रिएक्शन में आप देखें, जरा अच्छे से देख लें, निचले वाले रिएक्शन में एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है, फिर भी ये क्रोमियम 6+5 में गया रिडक्शन, और इसका तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन ही होगा पेरोक्साइड का। लेकिन यहां पे देखें, इस कंपाउंड में पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया। आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने बोला अभी भी ये पूरा का पूरा पेरोक्साइड उतरा, पूरा का पूरा। हाँ, साइड प्रोडक्ट जो होगा वो O2 बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वीक हुआ, हमने अमाउंट 30% दिया तब। तो इसीलिए जनरल केस में आप पेरोक्साइड को एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिड मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया इसको, मैं इस पार्ट में यहीं पे इसको रोकता हूं। जब इसका अगला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं अच्छे तरीके से और भी चीजों को लाऊंगा। तो आज के लेक्चर को बस यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी, हमने भी सब ऑक्साइड, सेस्कियो ऑक्साइड और इन सब का थर्मल डिकम्पोजिशन या बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस ही नहीं करी है। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए बेसब्री से। आज के लेक्चर के लिए इतना है। कैसा लगा आज का क्लास बताएंगे आप वीडियो के खत्म होने के बाद, और कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अपने दोस्त मित्र और अपने जूनियर्स को बताएंगे कि वहाँ आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत कम प्राइजेस में। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।